नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे। पहले उसका स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसका प्रूफ करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है किसी रीजन R में जो कि बाउंडेड है किसी सरफेस S से, तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है f.n ओवर द सरफेस ds, ये जो डबल इंटीग्रेशन होता है ओवर द क्लोज सरफेस s, ये बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f ओवर द रीजन R। और यहाँ पर n जो है वो यूनिट एक्सटर्नल नॉर्मल वेक्टर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी सरफेस में आउटवर्ड डायरेक्शन में ये नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो थ्योरम है ये सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में रिलेशन बताता है। यहाँ पर dv को हम चाहे तो dx dy dz भी लिख सकते हैं, या शॉर्ट में dv लिख दिया गया है। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो dx dy dz होगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक वेक्टर मान लेते हैं f। वेक्टर का कंपोनेंट्स जो है x डायरेक्शन में f1 है, f j डायरेक्शन में, एंड ये जो है k डायरेक्शन में f3 मान लिए। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये इक्वेशन प्रूफ करना है। ये इक्वेशन इक्विवेलेंटली हम क्या लिख सकते हैं, f का कंपोनेंट हम f1 f2 f3 मान लिए हैं, तो f का डॉट प्रोडक्ट करेंगे n वेक्टर के साथ। n क्या है, नॉर्मल यूनिट आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है। ये इसका जो कंपोनेंट्स होगा x के डायरेक्शन में क्या होगा, dy dz होगा। सिमिलरली तो यहाँ पर dy dz आया है। y का कंपोनेंट जो इसका होगा वो dz dx होगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर है। जिस भी कंपोनेंट में बात करेंगे उस कंपोनेंट में वो टर्म जो है गायब रहेगा। जैसे कि यहाँ पर dy गायब है, jth y कंपोनेंट का बात कर रहे थे, j कंपोनेंट का ही। और यहाँ पर dz गायब है, dx dy। तो ये जो वेक्टर होगा ये इस तरह से होगा, dy dz i कैप प्लस dx dz j कैप प्लस dx dy k कैप। और जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे f का इस वेक्टर का इसके साथ, तो हमारा वैल्यू जो होगा ये आ जाएगा सिंपली। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, ये डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z k कैप। ये जो होता है ये डाइवर्जेंस होता है। इसका ये एक ऑपरेटर है और ये अप्लाई होगा f पर। डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, पार्शियल f1 बाई पार्शियल x, पार्शियल f2 बाई पार्शियल y और पार्शियल f3 बाई पार्शियल z, और तीनों का सम। तो ये इक्वेशन जो हमको प्रूफ करना था, और dv को तो लिख ही सकते हैं dx dy dz में। ये जो इक्वेशन हमें प्रूफ करना था ये रिड्यूस हो गया इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 पर फोकस करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पर एक सरफेस को कंसीडर कर लिया है सच दैट कि एक लाइन के थ्रू हम एक लाइन पास कर रहा है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो P1 P2 है ये उसी लाइन पर है। ये जो पॉइंट है P2 और ये जो पॉइंट है P1, और S को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो सरफेस है ये S2 है, ये S1 है, और ये कॉम्बाइंड अगर देखा जाए तो ये पूरा एक सरफेस है S, जिसके अपर पार्ट को हम S2 मान लिए, लोअर पार्ट को S1 मान लिया। इस सरफेस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, XY प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। XY प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसका नाम दे दिए हैं, क्योंकि ये प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये जो होगा, ये एरिया जो होगा उसको AZ नाम दे दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब है, जैसे कि ये कोई सरफेस का, यहाँ पर दूसरा फिगर में ये कोई सरफेस बना हुआ है और इसमें कुछ स्मॉल पोर्शन ले रहा है सरफेस का, इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। जस्ट इसके पॉइंट्स को हम एक तरह से मिरर इमेज लेके ड्रॉप करते रहे XY प्लेन पर, और फिर जो रीजन आएगा इसी को हम प्रोजेक्शन कह रहे हैं, इस पोर्शन का।
अब इसके बाद हमको प्रूफ जो करना है, हम इस जहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है बेसिकली, तो हम एक कंपोनेंट को पकड़ के चलेंगे, एफ पार्शियल F3 बाई पार्शियल जेड को लेके चलेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे और बाकी दोनों कंपोनेंट्स का वैल्यू जो है उसी के एनालॉगस हो जाएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू लेके चलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ पार्शियल F3 बाई पार्शियल जेड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हम सरफेस कंसीडर किए हैं, ये सरफेस को 2 भाग में बांटे हैं। ऊपर वाले भाग में S2 जहाँ पर नॉर्मल जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में, और ये नीचे वाला भाग जो है वो जो P1 पॉइंट को कंटेन किया हुआ है वो भाग को S1 कह रहे हैं, और यहाँ पर अगेन नॉर्मल जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लिया गया है। ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा इस फंक्शन का, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि इस एजेड के अलोंग, मतलब एजेड जो एरिया है उस पर डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जेड के अलोंग ये पॉइंट P1 क्या है, P1 का जेड कंपोनेंट, क्योंकि ये जो P1 P2 है ये जेड एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है उस पर उस पर लाई कर रहा है, तो उसका जो लेंथ होगा जेड का उसको Z1 माने हैं, और यहाँ पर P2 जो पॉइंट है वो उसका लेंथ जो है Z2 माने। तो Z1 से Z2 तक ये हम पोर्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ये dz को एक साथ रख लिए, पार्शियल F3 बाई dz पार्शियल Z इंटू dz, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं Z1 से Z2 तक। बस इसी इंटीग्रल को हम एक इंटीग्रल को एक साथ ले लिए और बाकी दोनों को अलग रख से। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक बार F3 को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं Z के रिस्पेक्ट में, और फिर से इंटीग्रेट करते रहे हैं Z के रिस्पेक्ट में, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, F3 ही मिलेगा। और F3 का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा रहे हैं, Z1 से Z2 तक, आई मीन Z2 से Z1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पहला लिमिट लगेगा वो अपर लिमिट लगेगा, तो Z2 F3 ऑफ x, y, Z2 माइनस F3 x, y, Z1। और इसके बाद ये जो वैल्यूज होगा, ये इसको डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल दिस माइनस दिस। और अब हम, मेरा एम क्या है, अब समहाउ इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू निकालना है, तब जाके ये कंपोनेंट का पूरा वैल्यू निकलेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज को डिस्क्राइब किया हुआ है कि S1 S2 जो है वो लोअर और अपर पार्ट है किसी सरफेस का। S1 पॉइंट में P1 पॉइंट, S1 जो सरफेस है वो अपर पार्ट, लोअर पार्ट लिया उसमें P1 पॉइंट कंटेंट है, एंड S2 जो लोअर अपर पार्ट है सरफेस का उसमें P2 पॉइंट है, और N जो है वो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है किसी भी पॉइंट पर सरफेस के। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ द एक्सटर्नल नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ S2 मेक्स एन एंगल एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। यहाँ पर फिगर के ऊपर जाते हैं, और ये कह रहा है कि हम ये एक लाइन लिए है, ये P1 P2 क्या है, Z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जिस पर ये P1 P2 कंटेंट, मतलब उस Z एक्सिस पर के पैरेलल किसी लाइन पर कंटेंट करता है, और ये जो है Z एक्सिस से इस आउटवर्ड जो नॉर्मल वेक्टर है इसका जो एंगल है ये थीटा है, ऐसा मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल जो बना रहा है ये हमेशा एक्यूट होगा, और यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है S2, यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फिर से नॉर्मल लेंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अगर ये थीटा बन रहा है तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा बनेगा नीचे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक एंगल एक्यूट बनेगा और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। और हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको कंसीडर करेंगे, ये वाले पोर्शन को, इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट जो इंटीग्रल है उसको, डबल इंटीग्रल AZ F3 x, y, Z2 dx dy। इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, डबल इंटीग्रल ऑफ S2 F3 तो एज इट इज रह गया, हम dx dy को लिख रहे हैं n डॉट k ds, क्योंकि ds का प्रोजेक्शन ले रहे हैं अलोंग, ds का कंपोनेंट ले रहे हैं अलोंग z एक्सिस, क्योंकि हम इंटीग्रल जो कर रहे हैं वो
के कंपोनेंट यानी जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन पर कर रहा है। यहाँ पर ये जो एन होगा, एन का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये है के कैप और ये है एन कैप। यहाँ पर इसका जो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे यहाँ पर इस लाइन के अलोंग, क्या आ जाएगा, एन एन कैप डॉट के कैप। यही चीज यहाँ पर किया गया है। तो dx dy को रिप्लेस कर दिया गया है एन कैप डॉट के कैप ds से। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल बनेगा एन कैप और के कैप के बीच, वो क्या बनेगा, एन वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है इसलिए के कैप एन कैप कह रहे हैं। ये दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, सेक थीटा कुछ बनेगा। तो कह सकते हैं कि ये दोनों का बीच में जो एंगल, ये दोनों क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन जो कि यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, बचेगा क्या, cos थीटा से। ये जो एंगल बन रहा है cos थीटा, ये cos थीटा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जेड के डायरेक्शन में हम एक्यूट एंगल फिक्स कर रहे हैं, तो माइनस जेड के डायरेक्शन में जो होगा वो क्या एब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो उसके कारण जो माइनस जेड के डायरेक्शन में जो वैल्यू आएगा इंटीग्रल का, उसमें माइनस साइन का चेंज होगा ऊपर वाले कंपेरिजन। ये वैल्यू जो आ गया इक्वेशन नंबर 3, वो इसका इंटीग्रल इतना आ गया एंड इसका इंटीग्रल इतना आ गया, लेकिन माइनस साइन है यहाँ पर। और चूंकि ऊपर वाले में जो सरफेस लिए थे वो S2 लिए थे, नीचे वाला जो सरफेस था, सरफेस का पार्ट था, उसको S1 लिए थे, इसलिए इसका इंटीग्रल जो है ये ओवर S2 एंड S1 दिखा रहे हैं। और अब इस इक्वेशन को जोड़ दे अगर 3 एंड 4 को, और 3 एंड 4 का यूज कर ले यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को अगर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में इस दोनों का एडिशन हो जाएगा। और ये है क्या, सरफेस इंटीग्रल S2 का सरफेस इंटीग्रल S1, दोनों F3 n डॉट के ds का कंपोनेंट है जो इसमें, इसको ऐड कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस था, इसको एक पार्ट को हम कह दिए S2 और दूसरे पार्ट को कह रहे थे S1, और दोनों के इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल को ऐड कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा S का जो है इंटीग्रल वो मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल है F3 n कैप k कैप ds ओवर S जो है ये पूरे को माने, ये पूरा जो सरफेस है इसको S माने हैं, और नीचे वाला पार्ट को S1 माने थे, ऊपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट को S2 माने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यहाँ पर हम क्या निकला हमारा कि वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर द रीजन R, जो पार्शियल F3 बाई पार्शियल Fz का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। एक कंपोनेंट का हम वैल्यू निकाल लिए यहाँ से। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे कि एक कंपोनेंट का वैल्यू निकालिए, ये पार्शियल F3 पार्शियल Z dx dy dz का। सिमिलरली इसी सिमेट्रिकली ये दोनों वैल्यूज भी आ जाएगा पैरेलली। अब एक बार निकाल लिए एक का वैल्यू, तो बाकी का सिमिलरली कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ पर ऊपर वाले केस में F3 था तो यहाँ पर F1 है, एंड यहाँ पर k कैप था, यहाँ पर देख सकते हैं इन डॉट के कैप, तो यहाँ पर क्या होगा, आई कैप हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इस केस में, ऊपर वाले केस में जेड लाइन के पैरेलल हम जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो निकाले हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x के पैरेलल निकालेंगे और फिर सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन पर 2 पॉइंट लेंगे और फिर वही काम करेंगे जो जेड एक्सिस के लिए किए थे। हमारा ये दोनों इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2, जो कि x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट है f का। और फिर इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा ये राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड वैल्यू था वो आ जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे तो फाइनली यहाँ पर आएगा क्या, F1 कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, n के साथ। और n क्या है, n क्या लिए थे, n जो है वो जो ith कंपोनेंट है इसका वो dy dz i कैप, ये
या फिर आई वेक्टर प्लस dx dz j प्लस dx dy k k वेक्टर। इसका डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा अल्टीमेटली f1 dy dz डबल इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस s प्लस f2 dx dz प्लस f3 dx dy, ये वैल्यू आएगा और यही तो चाहिए था हमको। तो यहाँ से हम हमारा जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। यहाँ से हमको ये निकालना था और इक्विवेलेंटली जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फाइनली हम एक पोर्शन का बस एक जो ये जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट का सिर्फ निकाल के सिमिलरली वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का मतलब एक्स और वाई के डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू भी उसी तरीका से निकाल सकते हैं और फाइनली तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।